अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज शरीफ लंदन में क्यों छुप कर बैठे हैं? नवाज शरीफ ने हामिद मीर को जान से मारने की धमकी क्यों दी और अपने घर खाने पर क्यों बुलाया? हामिद मीर ने बहुत से इंकशाफ कर दिए और बहुत से पर्दों से हामिद मीर ने आज पर्दा उठा दिया। एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ को भी हामिद मीर ने कहीं का ना छोड़ा। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। हामिद, आप कहते हैं कि एक दिन नवाज शरीफ ने आपको, नुसरत जावेद को और जफ़र अब्बास को नाश्ते पे बुलाया, बड़ा अच्छा नाश्ता था, और आपसे कहा कि आप रोज़नामा पाकिस्तान की एडिटरशिप छोड़ दें। उनकी ऑफ़र क्या थी और वजह क्या थी? अब आप एक बहुत ही डेंजरस एरिया में दाखिल हो गए हैं। मैं नहीं हो रहा, ये आपके हामिद मीर की कहानी सफ़ा 41 में आपने जो फरमाया, जो आपने कहा, मैं अच्छा उसी के हवाले से इसमें ऐसे है। ठीक है हाँ। नहीं, वो असल में ना वो आजकल की सूरत हाल में ना ये कहानी जो है ना, ये मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा करेगी, लेकिन मैं एहतियात के साथ आपके सवाल का जवाब देता हूं। भाई देखे ना, ये नवाज शरीफ साहब लंदन की जिन प्रॉपर्टीज की वजह से नाहल हुए, उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने 1996 में मैंने एक कॉलम लिखा, और उनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास थे। फिर मेरे साथ एक और डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे आ गए? डॉक्यूमेंट्स, अब ये सब कुछ तो नहीं ना मैं आपको बता सकता। तारीख कैसे ना हो? तारीख का ऐसा है, तो एक और भी गवाह है, सईद काजी, वो मेरे साथ अखबार का असिस्टेंट एडिटर था। उसको मैंने कहा तुम फीचर करो। वो और मैं, हम जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मिले, मैंने कॉलम लिखा, उसने पूरा कलर पेज पे फीचर छापा साफ में? विद नहीं, डेली पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स। नवाज शरीफ ने क्यों कहा? नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे। नवाज शरीफ साहब ने वो जो नाश्ते की टेबल थी, उसमें मुझे कहा कि आप पाकिस्तान अखबार से इस्तीफा दे दें, ये आपसे अकबर भट्टी ने लिखवाया। मैंने कहा जी मुझसे कोई नहीं लिखवा सकता, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है। कहते हैं आप अखबार छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, मैं आपको नवाए वक्त का रेजिडेंट एडिटर लगवा देता हूँ। मैंने कहा आप एडिटरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं? अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि बकौल आपके, मैं कभी नहीं भूलूंगा, नवाज शरीफ ने हमें बुलाया और पूछा धमाका करूं या ना करूं। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा ना करो, मजीद निज़ामी ने कहा धमाका कर दो वरना तुम्हारा धमाका हो जाएगा। अब सवाल यह है कि शामी साहब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मशरूत तौर पर हमायत की थी कि आप कर दें धमाका, और सऊदी अरब से बात करने की, अगर 4 साल का पेट्रोल हमें वो देते हैं बगैर किसी पैसे के, तो आप करेंगे। हकीकत है जो मैंने उस वक्त सुना था, मैंने उसी वक्त लिख दिया था, ठीक है। और जो मशरूत उन्होंने हो सकता है बात की हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद वहाँ पे नहीं, वो कौन? आप तो, आपने तो कोर्ट किया, मैं तो था, मौजूद था भाई। आप तो उनको भी कह रहे हो कि वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपोज किया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं। किसने? मेरे दोस्त शामी साहब ने अपोज किया। हाँ, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैंने मशरूत बात की। आगे क्या ये हकीकत है कि मुशर्रफ ने 2007 में जजों की बहाली की तहरीक से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद के मामले में मीडिया को इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही बात है, इसका मैं आई विटनेस हूँ। इसलिए कि मुझे लाल मस्जिद के अंदर जब सीज हुई थी, घेरा डाला हुआ था, तो मुझे एजाजुल हक जो है, उसने, वो उस वक्त मिनिस्टर था मजहबी अमूर का, तो उसने मुझे कहा यार ये कोई इशू नहीं है, ये जो मस्जिद के साथ तो कोई फड्डा नहीं है, तो ये किसने फड्डा पैदा किया है, तो ये मसला हल कराएं। मैंने कहा हाँ मसला हल कराएं। तो मैं और एजाजुल हक बैक डोर से, एक रास्ता था, हम उस रास्ते से गाजी अब्दुल रशीद और मौलाना अब्दुल अजीज़ के पास चले गए। हम जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, तो आप हमारे पास आ गए, बड़ा शुक्रिया, हम मसला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधर जो मिलिटेंट्स हैं मस्जिद के अंदर, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपके मिलिटेंट्स हैं। आपसे मुराद आपके? नहीं, मेरे नहीं, हुकूमत के। अच्छा, तो ये तो गन पॉइंट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है और इनकी तो शिफ्टें हैं। तो हम जब बाहर आ रहे थे तो एक राइडर जो है वो बाहर दरवाजे पे कोई खत दे के गया, और एक जो खादम था मौलाना अब्दुल अजीज साहब का, वो लेके आया। तो जब वो लेटर खोला गया तो वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से लाल मस्जिद को नोटिस दिया गया था कि आप ये जगह खाली करें, और मिनिस्टर साहब साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि परवेज़, फिर जब ये सारी सिचुएशन का मुझे पता चल गया, और फिर जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे कमाल शाह साहब, उन्होंने मुझे पूरी सिचुएशन बताई। वो कहते हैं जी कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इधर लाल मस्जिद के, इनको हमने पकड़ा है और इनसे असला बरामद किया है, पकड़ के हमने इनको थाने में बंद कर दिया है। हमें फ़ोन आता है एक इदारे का, इनको छोड़ दो। हम उनको छोड़ते हैं, वो फिर जाकर लाल मस्जिद में बैठ जाते हैं। अब जनाब मैंने यही बात आर्मी हाउस में 10 सहाफ़ियों की मौजूदगी में मैंने परवेज़ मुशर्रफ को सुना दी कि आप डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा भाई कमाल शाह से बात कराओ, कमाल शाह से बात कराओ। तो वो जनरल हामिद जावेद साहब जो हैं, उन्होंने कमाल शाह से बात की, कमाल शाह ने कंफर्म कर दी, मैंने कंफर्म कर दी, मुशर्रफ साहब झाग की तरह बैठ गए। और उसके बाद फिर चौधरी शुजात साहब ने नेगोशिएशन शुरू की, नेगोशिएशंस कामयाब हो गई, इसके बावजूद ऑपरेशन हो गया। आपने देखा कि मुझ समेत बहुत से अहले सहाफ़त ने जजों की बहाली को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था। आमिर साहब, जिस तहरीक को आपने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था, इससे हासिल क्या हुआ? कहा जाता है ये तो एक जनरल की दूसरे जनरल के खिलाफ एक जंग थी। देखिए, इस लॉयर्स मूवमेंट के दौरान आसिफ जरदारी साहब से मेरी बड़ी बहस होती थी
اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں. ہم نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا وہ تھا. تو میں کہہ رہا ہوں نا. اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے, چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں ہے, نو کمپرومائز ہے وہ. آپ کہتے تھے؟ ہاں. تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا. میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا, وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی. جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا. ہاں میں کر دوں گا. ہاں بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی. میرا سوال یہ ہے, جنگ نہیں تھی اس میں, جنرل کیانی صاحب تھے جو, کیانی ورسز مشرف. نہیں کیانی ورسز نہیں تھا, کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی. فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی. یہ ایک ریپیٹیشن تھی, ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا. جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا, اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا. جنرل کیانی سے آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے, یہ تعلقات کب بنے؟ قریبی تعلقات نہیں تھے, وہ ایسے تھا کہ میری ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے. تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی. انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے, میں نے یہ کالم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا؟ مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہو غلط پکڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا. یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے؟ دیکھیں نا, اب میں نام لے لیتا ہوں, وہ الیاس کشمیری جو ہے جس کو انہوں نے پکڑا تھا, تو میں نے کالم لکھا ہو بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو 2-3 سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے. اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا, اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے بریگیڈیئر قمر جاوید باجوہ صاحب. آپ پر خالد خواجہ غالباً اس کا نام ہے, اور کرنل امام کے قتل کا الزام لگا. تو آپ نے کہا کہ کئی صحافیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی کردار کشی کی, مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کیا آپ ان صحافیوں کا نام لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس صحافی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا؟ دیکھیں یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے, کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے, اور بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے میری اخلاقی طور پہ سپورٹ کی مدد کی. ان کو تو ساری گیم کا پتہ تھا نا. گیم تھی کیا؟ گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, اقتدار کی مجبوریاں. اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں, ٹھیک ہے. بیچ میں آ گئے خالد خواجہ صاحب, اور ایک وہ بیچ میں جرنلسٹ کو لے آئے, اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب, کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. وہ ہرات میں کونسلر جنرل تھے جب, تو بالکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کرنل امام کو قتل کیا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ان کو کرنل امام کی اہمیت کا احساس تھا, اور وہ کسی ایجنڈے پہ تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا, یہ دونوں ادھر گئے, ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے ساتھ جو تیسرا جرنلسٹ تھا, ہی واز اے. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.